चलिए और बताइए। सोए हुए नहीं है ना। सोए रहने से कुछ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी का डेट दे चुका है, अर्थात अगले महीने अगस्त महीने में 3 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ग्रुप डी का एग्जाम लेगा। आप सब सभी लोग नोटिफिकेशन अवश्य देखे होंगे। वही नोटिफिकेशन देख करके जागे भी होंगे और लगा होगा कि जो हमें कमजोरी है जिस चीजों में, उस चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। 1 महीने का मात्र समय है। अगर सोच लीजिए जिनका 3 अगस्त का एग्जाम अगर होगा, उनके पास मात्र अब 29 से 30 दिन के समय बचते हैं। तो उस 30 दिन में वह क्या पढ़े, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, तो कुछ मत कीजिए आप। सबसे पहला काम इस 30 दिनों में ये कीजिए कि जो 101 शिफ्ट में ग्रुप डी का पिछले बार एग्जाम जो अभी हुआ है, जिसका रिजल्ट पिछले 2 3 4 दिन पहले दिया, 101 को शिफ्ट के जितने भी साइंस के प्रश्न हैं, लगभग आपके प्रश्न चले जाएंगे। अगर पर शिफ्ट 25 क्वेश्चन अगर जाते हैं तो लगभग 2500 के से ज़्यादा प्रश्न चले जाएंगे। तो वो 2500 प्रश्न पहले आप कवर कर लीजिए और दिमाग में ये बातें बैठाइए कि 101 शिफ्ट में एग्जाम होने का मतलब लगभग 30 डे के आसपास में एग्जाम हुआ होगा। तो अगर हम पर एक दिन एक शिफ्ट का भी अगर साइंस को अगर पढ़ते हैं तो 30 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस तो ऐसे ही निपट गया। दूसरी चीज की करंट अफेयर की बात आई, तो करंट अफेयर को अवश्य ही आपको मजबूत करना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, जीके। अब सिर्फ करंट अफेयर 20 प्रश्न जो आपके आएंगे, उस 20 प्रश्न के लिए स्पीडी बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बहुत जल्द ही हम स्पीडी बुक भी लेकर के उसका भी वीडियो लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे द्वारा अकेले सिर्फ 2 वीडियो लिए जाएंगे, एक साइंस के, दूसरे करंट अफेयर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा करंट अफेयर और साइंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लिए अभी सभी लोग यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर लोग सीरीज शुरू करने वाले होंगे स्पेशल ग्रुप डी के लिए, तो वो सीरीज को आप कंप्लीट कर लीजिए। हमारे तरफ से जितने भी 101 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उनमें या तो रीजनिंग का पीडीएफ हो, या मैथ का पीडीएफ हो, या साइंस का, या करंट अफेयर का, वह सभी पीडीएफ कैमब्रिज जीएस क्लास वाइज श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। वहां से जा करके आप देख सकते हैं सभी शिफ्टों के प्रश्न को। ठीक है, आज हम इस क्लास में जुड़ने का मतलब 4 तारीख को जो तुरंत हाफा दाफी में आ गए, कल नोटिफिकेशन आया, आज क्लास लेना ऐसे क्या कर दिए, शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ हम 27 नवंबर 2025 को जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं, उसका साइंस के प्रश्न को आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अब रुकने से और अब अस्कतियाने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो पता चला फिर एग्जाम आ जाएंगे नज़दीक और आप क्या हो जाइएगा, इस बार भी ग्रुप डी से चूक जाइएगा। क्योंकि टारगेट फिक्स कीजिए कि 80+ नंबर लाएंगे तभी ग्रुप डी में नौकरी होगा, अन्यथा नौकरी नहीं होने वाला। और इसके लिए लगभग 95 97 प्रश्न तक के टच करके आना होगा। और अगर कोई भी पार्ट मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, या करंट अफेयर का हो, अगर कोई भी पार्ट अगर आपका कमजोर होता है तो इस बार भी ग्रुप डी नहीं होगा। चलिए, इस क्लास में 27 नवंबर के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं वह यहाँ हम लेते हैं। और कैम्ब्रिज जीएस क्लास वाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर 27 नवंबर के तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वह दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सब देखिए, यहाँ जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये 27 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया वो है। पूछिए क्यों, आप तो बोले कि तीनों शिफ्ट के करवाएंगे, अब यहाँ सेकेंड शिफ्ट के करवाना शुरू कर दिए। तो फर्स्ट शिफ्ट का इससे पहले हमारे द्वारा करवा दिया गया था, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल यहाँ सेकेंड से हम शुरू करते हैं और सेकेंड थर्ड को करवा के 27 तारीख को खत्म करेंगे। फिर 28 तारीख वाला अगले शिफ्ट में, मतलब अगले डे हम उसका क्या लेंगे, उसका भी लेकर के समाप्त कर लेंगे। यहाँ देखिए, कोई भी ज़्यादा रंग बिरंगा चीज़ों के में पढ़ना हमें नहीं है। जो हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल थे उसी को कट करके डायरेक्ट हम लगा दिए हैं एनालिसिस के लिए। अगले पेज में बहुत बढ़िया चीज़ हम लगा करके रखे हैं कि जिससे एक प्रश्न सिर्फ पढ़ के आगे ना जाए, हमें यहाँ पे प्रश्नों को समय देना है। और यही जो समय अगर आप यहाँ दीजिएगा तो एग्जाम में कम समय लीजिएगा। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि ग्रुप डी के एग्जाम दे करके बहुत सारे हमारे मित्र जो आए थे, वो उनका कहना था कि सर हमें समय बहुत कम मिल पाया। और इसका रीज़न ये है कि प्रैक्टिस इससे पहले हम नहीं कर रहे थे, इसी वजह से समय हमें क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था। प्रैक्टिस बरकरार रखिए, समय अवश्य मिलेगा। जैसे कि देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि मटर का पौधा
मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। जैसे देख देते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, वहां पर बहुत सारे मटर का पौधा ले लीजिए, या कोई भी लत्ती वाला पौधा हम ले लेते हैं, जो क्या होता है, लत्ती जो होता है वो किसी दूसरे पौधे पर चढ़ जाता है और फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस संरचना का उपयोग जो करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोह, प्रवाहक, प्रतान या चूसक। तो देख लीजिए यहाँ आंसर ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। ठीक है, इस लगा हुआ इसलिए है क्योंकि जब आपको टेलीग्राम चैनल पे ये रहेंगे तो वहां से आप रिपीट कर सकते हैं, प्रतान। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो आप खुद पढ़ सकते थे, लेकिन आप हमारे साथ जो जुड़े हैं इसका कुछ तो फायदा आपको होना चाहिए। तो यहाँ जो प्रो हो या प्रवाहक हो या प्रतान हो या चूसक हो, यह कहते किसको हैं, यह कहते किसको हैं, क्योंकि यह आपको अवश्य जानना है, यह कहते किसको है। तो सबसे पहले देख लीजिए परोह क्या है, परोह क्या है, परोह क्या है। देखिए परोह है कि तने का ऊपरी भाग जो पत्तियों, शाखाएं, फूल और फल बनाता है, इसका कार्य पौधे में वृद्धि करना होता है, ना कि चढ़ना होता है। मतलब अब ये बात तो समझ लीजिए कि पेड़ पौधा के जो सबसे ऊपरी भाग होगा, सबसे ऊपरी भाग जहाँ पे पत्ती निकलते हैं, ऊपरी भाग में ही पत्ती निकलता है, जहाँ पे फूल निकलते हैं, शाखाएं निकलते हैं, फल बनता है, उसको, उस संरचना को परोह कहा जाता है, उस संरचना को परोह कहा जाता। तो मतलब ये बात तो समझ गए कि परोह होगा जो पौधे के ऊपरी भाग में होगा। अब प्रवाहक की बात की जाए तो भूमि के सतह पर क्षैतिज रूप से फैलने वाले पतला तना जिसमें नए पौधे बनते हैं, उदाहरण के लिए दुब्बी घास या स्ट्रॉबेरी। देखते हैं दुब्बी घास क्या होता है, फैल जाता है, तो इस पर फोकस कीजिए। जो क्षैतिज रूप से पृथ्वी पर पूरी रूप में फैल जाए, जैसे दुब्बी घास की तरह जो फैला रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रवाहक कहते हैं। तो परोह का मतलब क्या हो गया कि पौधे के ऊपरी भाग में फूल, पत्ती, टहनी निकले, उसको परोह। अब प्रवाहक का मतलब क्या हो गया कि जमीन पर क्षैतिज रूप से फैल जाए, उसको प्रवाहक कहते हैं। अब प्रतान का मतलब क्या हो रहा है कि सहारा लेकर के एक पौधे दूसरे पौधे पे चढ़ जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रतान कहेंगे। पतले कुंडली संरचना जो सहारा पकड़कर पौधे के ऊपर चढ़ने में मदद करता है, उसको प्रतान कहते हैं। चूसक किसको कहते हैं, मुख्य पौधे का आधार या जड़ों से निकलने वाली नई शाखा जिससे नए पौधे विकसित होते हैं, उसको चूसक कहते हैं। जैसे केला, केला का पेड़ क्या होता है, देखते हैं एक जगह अगर रोप दिए आप, एक जगह रोप दिए, केला ऊपर फरा हुआ, तो अब यहां से दूसरा केला निकलेगा, यहां से फिर यहां से दूसरा केला निकलेगा, फिर यहां से दूसरा केला निकलेगा, उसको चूसक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, चूसक कहते हैं। मतलब जड़ पूरी तरीके से फैल के उसके अगल बगल से जो नए पौधे निकले उसे चूसक कहते हैं। हम फिर से प्रश्न पे आते हैं और इस प्रश्न का अब समझिए मतलब, अब मतलब समझिए कि क्या कह रहा है कि मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए जिस संरचना का, क्योंकि एक पौधे जब दूसरे पौधे के सहारे से जब ऊपर चढ़े उसे प्रतान कहते हैं। और प्रोह किसको कह रहे थे, परोह किसको कह रहे थे कि जब कोई पौधे के तने से पत्ती निकले, शाखा निकले, फल निकले, फूल निकले, उसके परोह कह रहे हैं। और प्रवाहक किसको कह रहे थे, और प्रवाहक किसको कह रहे थे, वाहक किसको कह रहे थे, जो कि क्षैतिज रूप से फैले, जैसे दुब्बी का घास, उसको क्या कह दिए, प्रवाहक कह दिए। चूसक किसको कहे थे कि जब जड़ से ही उसके नीचे से एक नए पौधे उगते हैं, उसे चूसक कहते हैं। जैसे केला का पेड़, जैसे केला का पेड़ क्या हो गया, चूसक हो गया, केला का पेड़ क्या हो गया, चूसक हो गया। तो ये प्रश्न आपके क्या हो गए होंगे, ग्रुप डी के लिए कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, किसी जीव की कोशिका भित्ति, एक बात समझ लो, कोई भी जीव की कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है। देखिए कोशिका भित्ति किसको कहते हैं, जो कि कोशिका के जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक अन्य आवरण होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिकाओं में होता है, ना कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो किसी जंतु, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। जबकि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक ठोस आवरण होता है जो उस पौधे को सुरक्षा देने का कार्य करता है, उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति, उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। देखिए किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर नहीं, किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होते हैं, जो कि उस पौधे को सुरक्षा देने, बाहरी सुरक्षा देने का कार्य करता है, उसी को कहा जाता है क्या, प्लाज्मा
सॉरी, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर होता है, प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जीवों में लैंगिक जनन, क्या पूछ रहा, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करें। देखिए कौन जनन की बात कर रहा, लैंगिक जनन मतलब अपने जैसे संतान, कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, लैंगिक जनन करा रहे, जिसमें नर अलग और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यह जनक जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता। देख लीजिए, जैसे लैंगिक जनन में एक मेल हो जाएंगे, दूसरा फीमेल हो जाएगा, तो क्या वह बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है अपने जैसे, पूरा के पूरा समान तो नहीं, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर रहता, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर रहता, इसलिए समान नहीं। एक बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता, देखिए बड़ी संख्या में थोड़ा एक ही संख्या में उत्पन्न करेगा एक बार में, यह केवल एक जनक का ही डीएनए संतति को पारित करता नहीं, माता और पिता दोनों के डीएनए को संतति पारित करता है, ना कि एक का करता। यह संतति में दोनों माता पिता के डीएनए का संयुक्त रहता, देख रहे हैं दोनों का संयुक्त रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो गया। चलो 4 नंबर प्रश्न आओ, क्या पूछा जा रहा, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण, 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण करने के कारण बनता, मतलब कार्बन का ऐसा कौन सा लक्षण, जैसे कार्बन का संकेत सी होता है, इसका परमाणु संख्या 4 होते हैं, इसकी संयोजकता भी 4 होती है, क्योंकि या तो वह 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऐसा कार्बन में कौन सा गुण है, ये क्लास 9th और 10th में पढ़ना, कि ऐसा कार्बन का कौन सा लक्षण है जिसके कारण अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो वहीं पे हम पढ़े थे कि कार्बन की जो चतुः संयोजकता होती है, जिसके कारण कार्बन है जो अधिक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता, केवल श्रृंखला गुण, पहला ऑप्शन देख लीजिए, नहीं, केवल चतुः संयोजकता नहीं, केवल विलीयता नहीं, चतुः संयोजकता के कारण, कौन सी के कारण, चतुः संयोजकता और बहुत सारे श्रृंखला दोनों बनाते हैं, इस कारण कार्बन के यौगिक अधिक होते हैं, इसलिए कार्बन के यौगिक अधिक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, क्या कहा जा रहा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण करने के लिए, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल HCl H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से खाली स्थान से जल को हटा देता है। अभी देखिए, इसके लिए पहले आप ये समझिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, ये पहले समझिए कि ये चारों ऑप्शन में क्या दिया, जैसे अमोनिया, खुद सोचो कि अमोनिया NH3 हो गया, अब NH3 में H2SO4 को अगर हम करेंगे तो ये क्या करेगा, क्या कह रहा था, क्या कर देता है, जल को हटा देता है। तो नहीं, इसमें जो है ग्लूकोज में ऐसा होता है, किसमें होता है, ग्लूकोज की जब अभिक्रिया C6H12O6 को जब H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो वह जल को हटा देता है और कार्बन को छोड़ देता है, इसलिए इसको निर्जलीकरण कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निर्जलीकरण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसमें ग्लूकोज हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएंगे, बाकी वह किसी के साथ ऐसा नहीं करता। यहाँ देख लीजिए, कह रहा एक वस्तु को 7.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा, मतलब एक वस्तु को ऊपर से क्या किया जा रहा, गिराया जा रहा, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, उसका जी का मान इतना दिया है। यहाँ देख लीजिए S बराबर कौन सा सूत्र लगाया गया है, यहाँ देख लीजिए S बराबर क्या कहा जा रहा है, S बराबर 1/2 GT², जो कि कितना समय लेगा, ये ना चीज क्या पूछा जा रहा था, कितना समय लेगा, दूरी कितना था 78.4 मीटर, ऊंचाई से गिराया जा रहा, 1/2 जी का मान 9.8 इंटू T²। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए, सॉल्यूशन करके 4 सेकेंड में वह वस्तु कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। बोलिए कि सर ये सब क्यों लगा करके रखें, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये सब क्यों लगा के रखें, इसलिए ना कि हम चाहते हैं कि 40 से 50 मिनट के अंदर में 75 प्रश्न को कंप्लीट कर ले, तीनों शिफ्ट पर डे, मतलब 3 शिफ्ट, और तीनों शिफ्ट को कंप्लीट करना है, इसका मतलब तैयारी इसका पहले से किया हुआ रहना चाहिए, तभी जाके 75 प्रश्न एक दिन में कंप्लीट होगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए कोई इस पे कमेंट करने या त्रुटि ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा, नहीं तो आप हमेशा हमारी त्रुटि को ढूंढते हुए रह जाइएगा, एग्जाम आपका छूट जाएगा और आपके हाथों से एग्जाम चला जाएगा। इसलिए ये चीजों पर ध्यान रखना है, फास्ट करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। चलिए, जंतुओं के संयोजी ऊतक में वसा कोशिकाएं
लोब्यूल्स में व्यवस्थित होता है जो खाली स्थान के विभाजन द्वारा पृथक होते हैं। देखिए जंतु को संयोजी ऊतक में क्या कहा जा रहा है, वसा कोशिका के लोब्यूल्स में व्यवस्थित होता है। अब क्या है जो लोब्यूल्स में व्यवस्थित होता है, जो विभाजन, जो डॉट डॉट के विभाजन द्वारा पृथक होता है। तो देखो कोलेजेन और इलास्टिन तंतु, कोलेजेन और इलास्टिन तंतु, इसके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है या क्या होता है कोलेजिन और इलास्टिन तंतु क्या होते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वसा ऊतक, जो वसा ऊतक में वसा कोशिका के लोब्यूल्स में रहता है जिन्हें कोलेजन एवं इलास्टिन तंतुओं के संयोजी ऊतक विभाजित करते हैं। फिर से हम इसको पढ़ देते हैं कि यह वसा ऊतक में वसा कोशिका लोब्यूल्स में रहते हैं जिन्हें कोलेजन एवं इलास्टिन तंतुओं के संयोजी ऊतक को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। कौन, कोलेजन और इलास्टिन तंतुएं, कोलेजन और इलास्टिन तंतुएं। देखिए यहां हम लगाए थे, इसका मतलब कुछ तो कारण है। यहां जैसे पहला में कंकाल तंतु और कंडरा दे रहा, देखिए कंकाल तंतु मांसपेशी में तथा कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। बात समझिए, कंडरा किससे जोड़ रहा, कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कंडरा करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य तंद्रा करता है, कंडरा करता है। देखिए पीत तंतु क्या होते हैं, यह संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। पीत तंतु कहाँ पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक में। लसिका क्या करता, लसिका विभाजन का कार्य नहीं करता। तो पीत तंतु संयोजी ऊतक में हो गया, पीत तंतु संयोजी ऊतक में हो गए हैं। चलो अगले प्रश्न पे आओ, फिजिक्स का प्रश्न है। क्या करा, एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला कार्य करा, पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, मतलब ब्लॉक पहले जो वो लकड़ी का ब्लॉक होता है वह हिलता नहीं है। क्या करा, एक भारी लकड़ी के गुटके, तो जाहिर सी बात कि खुरदरे फर्श पर अगर कोई भारी लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे तो वह ब्लॉक हिलता नहीं है। तो ये अवश्य ठीक बात कह रहा। फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। अतः अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता। हाँ देखिए जैसे तुरंत फिसलना शुरू नहीं करेगा, लेकिन जब वह फिसलना शुरू करेगा तो वह स्थिर वेग से आगे बढ़ेंगे। इसलिए पहला चरण संतुलित है, दूसरा चरण असंतुलित है और तीसरा चरण संतुलित है। तो ऐसे ऐसे अगर प्रश्न आपसे भी अगर पूछ दे एग्जाम के समय में, तो इस प्रश्न को छोड़ करके आगे ही बढ़ जाना, ना कि अपने समय को बर्बाद करना। ये समय मैथ और रीजनिंग में ले जा करके देना तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अगर 20 प्रश्न साइंस में, अगर 18 भी आप सही प्रॉपरली ये सही करके चले आते हैं, एक एक प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी अगर एक एक प्रश्न भी छोड़ करके 17 प्रश्न सही करके चले आते हैं तो बहुत धन्य है, बशर्ते समय बचा करके। तो कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो आपके ऊपर से लैंड करेंगे। चलिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए अल्ट्रासाउंड एक प्रकार की ध्वनि है, मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है। जैसे मेडिकल इमेजिंग के द्वारा क्या होता है, जैसे पेट में जब बच्चे रहते हैं तो उसको चेक किया जाता है कि बच्चे व्यवस्थित है कि किस तरीके से हैं, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। धातु ब्लॉक में दरारों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को साफ करने में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नियमित रूप से श्रवण प्रशिक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ नहीं वाला पूछा था, ये नहीं कि डायरेक्ट लगा देना, पहला मेडिकल इमेजिंग वाला लगा के निकल जाते। तो थोड़ा समय देना है प्रश्न को, एग्जाम में समय देना है प्रश्न को, ठीक है। यहाँ जैसे देख लीजिए मेडिकल इमेजिंग का मतलब समझाया गया कि जब बच्चे कहाँ रहते हैं, गर्भ, शिशु और अंगों की जांच किया जाता है मेडिकल इमेजिंग के द्वारा। धातु की आंतरिक दरार को खोजा जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। आभूषण व उपकरण की साफ सफाई की जाती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, लेकिन श्रव्य ध्वनि से संबंध अल्ट्रासाउंड को नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन नहीं वाला में चला गया। चलिए अगले प्रश्न का इसका आंसर बताइए। एक कोशिकीय जीव की बात कही जा रही है, कौन सी जीव, एक कोशिकीय जीव। कौन सा जीव, एक कोशिकीय जीव। क्या कहा जा रहा है जी, क्या कहा जा रहा है, जो देखो कह रहा एक कोशिकीय जीव का समान अनुवांशिक सामग्री वाले दो बराबर
संतति कोशिका में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए, एक कोशिकीय जीव है, अगर यह आपस में, जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो उसको कौन से विखंडन कहते हैं? तो उसको बाइनरी विखंडन कहा जाता है। कि जब एक कोशिकीय जीव समान अनुवांशिकी सामग्री वाले दो बराबर भागों में बट जाए, उसे बाइनरी विखंडन कहेंगे। उसे कौन सा विखंडन? बाइनरी विखंडन कहा जाता है। यहां देख लो कि सब विखंडन किसको किसको क्या कहते हैं। जैसे ऑप्शन का एनालिसिस अगर देखें तो बाइनरी विखंडन, एक कोशिका दो समान संतति कोशिका में विभाजित होता है, उसे बाइनरी विखंडन कहते हैं। बीजाणु का निर्माण, जो कि बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है तब जाके बीजाणु का निर्माण होता है। मुकुलन क्या कहते हैं? जैसे गेहूं उहूं चना उना का मुकुलन होता है, जब उसके शरीर पर कली बनकर नया जीव बनता है उसे मुकुलन कहते हैं। संयुग्मन किसे कहते हैं? दो जीव अनुवांशिकी पदार्थ का आदान प्रदान करता है। दो जीव अनुवांशिकी पदार्थ का जब आदान प्रदान करता है उसे संयुग्मन कहते हैं। जैसे मेल और फीमेल, ये लैंगिक जनन में होता है कि दो जीव अनुवांशिकी पदार्थ का आदान प्रदान करता है। यहां एक कोशिकीय जीव की बात कही जा रही थी, तो बाइनरी विखंडन के द्वारा ही कोशिका को क्या करता? विभाजित करता है। आइए, धातुओं का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखिए, संरक्षण मतलब क्या हो रहा कि धातुओं, जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना, जिसमें क्या होता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया के कारण धातु का भार बढ़ जाता है। देखिए, जंग लगने के बाद उस धातु का भार पहले बढ़ता है और फिर बाद में घटता है, ऐसा होता है। धातुएं पर्यावरण कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में स्थानांतरित होते हैं, यही सही दे रहा है। और धातु निम्न तापमान पर पिघल जाता है, ये गलत बात है, कभी नहीं पिघलता। धातु अपना रंग अस्थायी रूप से बदल देता है, नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आंसर इसका सही सटीक कौन थे? बी थे। चलो 12 नंबर प्रश्न पे चलते। निम्नलिखित में कौन से विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसके एसआई मात्रक से सही? जैसे तापमान को कैलोरी में नहीं मापते हैं, आयतन को घन सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं, दाब को न्यूटन में नहीं ना मापते हैं, जबकि घनत्व किलोग्राम, घनत्व को, क्योंकि घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए ये तीसरा सही है। तो सभी ऑप्शन में क्या होंगे? फर्स्ट टॉपिक्स का है, जैसे तापमान को कैलोरी ना हो करके तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तापमान का एसआई मात्रक क्या हो गया? केल्विन हो गया। जबकि आयतन सेंटीमीटर नहीं, घन नहीं, बल्कि मीटर क्यूब होता है। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। दाब का न्यूटन नहीं, क्योंकि दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और घनत्व का तो सही है ही है, केजी मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन इसके होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्ध में वृद्धि हेतु सिंचाई के नए पहल का हिस्सा है? मतलब इसमें क्या कह रहा कि कौन सी विधि है जो फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल है? मतलब फसल में सिंचाई के लिए नई पहल की शुरुआत कौन करता है? वर्षा जल संचयन एवं जल ग्रहण प्रबंधन। देखिए, वर्षा जल संचयन मतलब जब बारिश हो रही है तो उस पानी को रोको और रोक करके कहीं गड्ढे में इकट्ठा करो, उसको जल ग्रहण कहेंगे। बाद में इसे हम पुनः सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ स्प्रिंकलर सिंचाई और जुताई, देखिए जुताई से हम जल का संग्रहण नहीं कर सकते, खाद और रासायनिक का छिड़काव करके कीट को भगा सकते हैं, ना कि सिंचाई की नई पहल की शुरुआत करेंगे। ड्रिप सिंचाई और फसल चक्रण, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता बनाई रखी जा सकती है। ड्रिप सिंचाई से पानी को कम मात्रा में छिड़काव किया जाता है, ना कि नई पहल का सुझाव। और जल की उपलब्धता अगर बरकरार रखना है तो वर्षा जल का संचयन एवं जल प्रबंधन करना हमें होगा। तो 13 का ए ये आंसर सही लिया गया। निम्नलिखित कारकों में वृद्धि के प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? चालक के तापमान पर। बात सही है, क्योंकि जब चालक के तापमान अगर बढ़ते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक की लंबाई पर, सही बात है, चालक की लंबाई जब बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बढ़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ वृद्धि से संबंधित दिया, जबकि ये कमता है, इसलिए तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा ही सही है। देखिए, प्रतिरोध के बारे में जो ये पॉइंट्स अभी पढ़ लिया उसका समझ लीजिए कि ग्रुप डी में 1 नंबर क्लियर है, 1 नंबर क्लियर है। क्योंकि प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करती है? तो वह प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करती है। जैसे सबसे पहला चालक की लंबाई पर, अगर तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है,
क्योंकि आर समानुपाती क्या होते हैं, एल होते हैं। अगर लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब तार छोटा है अगर तार बड़ा है तो बड़े तार में प्रतिरोध ज्यादा होंगे। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, देखिए क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, इसीलिए यहाँ जो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती 1/, एरिया होते हैं कि अगर तार पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तार मोटा जैसी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएंगे। चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर, यह भी बात सही है, तार किस चीजों का बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग तार की प्रकृति पर निर्भर करेंगे चालक का प्रतिरोध। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी होते हैं, तो ये भी कंप्लीट। चालक का तापमान पर, देखिए तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ते हैं, तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ते हैं, लेकिन यह सिर्फ चालक में होता है, अर्धचालक में जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बातों को गौर से सुनिए। चालक तार में अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लेकिन यही अगर अर्धचालक में तापमान बढ़ा दे तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो कोई भी तार, ये चार बातों पर उसकी चालकताएं निर्भर करती है, उसकी चालकताएं क्या करती है, निर्भर करती है। चलिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि वह प्रकाश की सभी किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए उसे कौन से, उत्तल लेंस। यहां गौर कीजिएगा, देखिए जो हम लिख रहे हैं वो छपेगा। उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर वही अवतल लेंस होता, अवतल लेंस होता तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस होता तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं। अगर यही दर्पण की बात कह देता कि अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो उसे अपसारी दर्पण कहेंगे, उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। जबकि अगर वह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण है तो उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। चलिए अगले प्रश्न आइए, क्या कह रहा है, यदि किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, तार की लंबाई को L को 2L बना दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। देखिए हम यहाँ क्या पढ़े थे, R समानुपाती L, फिर R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, अर्थात R बराबर L/A, यहाँ तो रो एक रहेगा ही, तो L/A। अब इसको 2L कर दिया जाए और प्रतिरोध को A/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात प्रतिरोध उसके 4 गुने हो जाएंगे, तो मूल प्रतिरोध से 4 गुना हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया गया है, R बराबर P × L/A हो गया, कुछ नहीं, लंबाई को दुगना और इसको आधा कर दिया तो ये 2 ऊपर जाकर के 2 दूना 4 बन गया और 4R बन गए। चलिए, यहाँ आर्गन और कैल्शियम दिया गया है जो कि इस तरीके से लिखे गए हैं, तो इसमें एक युग्म है, तो ये ऊपर ऊपर वाला बराबर है, अर्थात इसका भार बराबर है तो समभारिक है, भार बराबर है 40-40 तो क्या हो गए, समभारिक हो गए। चलो 18 नंबर प्रश्न आइए, क्रिकेट खिलाड़ी, क्या कहा जा रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींच लेता, तो इसमें संवेग संरक्षण करता, क्योंकि पीछे खींच करने में वह टाइम अर्थात समय को बढ़ा देता है, तो उसके हाथ पर जो चोट कम लगता है, चोट कम लगता है, तो संघटक का समय बढ़ाने के लिए ताकि हाथ पर लगने वाला बल कम लगे, यही बात है, इसीलिए वह पीछे की ओर खींच लेता है अपने हाथ को। चलो 19 नंबर प्रश्न आओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया क्या समानता है, तो दोनों से NaCl निकलेगा और वह अभिक्रिया यहाँ हम लगा दिए हैं, यह देख लीजिए, Na2CO3 में HCl से अभिक्रिया कराओ, NaHCO3 में HCl से अभिक्रिया कराओ, दोनों में NaCl ही प्राप्त होंगे, अर्थात नमक प्राप्त होगा। ठीक है, तो NaCl प्राप्त होंगे, और जो वही चीज यहाँ कह रहा था कि अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड ही दोनों से मिलता है, सोडियम क्लोराइड ही दोनों से मिलता है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन आओ, ये क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला, जो समझ गया उसका उत्तर लगा देगा। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाता है, कुछ घंटे बाद पौधे मुरझा जाते हैं और कमजोर दिखाई पड़ता है, इसका सबसे बड़ा संभावित कारण क्या होता है, तो देखिए जब पौधे को उखाड़ के रख दो तब पेड़ पौधे के जो जमीन के नीचे से जल जो जाइलम के द्वारा जा रहा था वो जल जाना बंद हो जाता है, तो ये पहला ऑप्शन देखो, जाइलम के माध्यम से भोजन का स्तरण होता है, गलत बात है। फ्लोएम के माध्यम से भोजन का स्तरण होता है,
अब ये तो बात सही है कि फ्लोएम से भोजन जाएंगे, लेकिन उसके कारण सूखेगा नहीं, जाइलम के माध्यम से जल का चालन का अवरुद्ध हो जाता है, ये बात सही है, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, जल जाना बंद हो जाएंगे, इसलिए पेड़ वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। निम्नलिखित में कौन से रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रहा? बैटरी होना चाहिए, बैटरी है क्या, वैसे विद्युत से चलने वाली मोटर, तो ये मोटर कौन सी विद्युत ऊर्जा को बदल रहा गतिज ऊर्जा में। लकड़ी, लकड़ी को जलना तो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, तो रासायनिक को उष्मा में ही बदलना, इसलिए लकड़ी दिया। बैटरी द्वारा बल्ब का जलना रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में। सौर कुकर से भोजन गर्म करना तो सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ लकड़ी है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रहा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश किसी वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु इस प्रकार रखी जाती है। देखिए कोई भी लेंस हो, या हम उत्तल लेंस की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, हमेशा लेंस के बाईं ओर ही वस्तु को रखते हैं, हमेशा लेंस के बाईं ओर ही वस्तु को रखते हैं, क्योंकि वस्तु जिस ओर रहेगा लेंस की ओर प्रकाश उसी ओर से जाएगा। तो इसके अनुसार अर्थात न्यू कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन के अनुसार लेंस के बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है। यही चीज ये प्रश्न पूछ रहा था। अयस्क से अप अयस्क को हटाने के लिए, मतलब उसको गैंग को हटाने के लिए, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रक्रिया अप अयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? तो उसके अपवर्तनांक तो उसमें कुछ नहीं करता है जी, भौतिक कुछ नहीं, रासायनिक कुछ नहीं। रासायनिक और भौतिक दोनों गुण के कारण अयस्कों से गैंग को अलग किया जाता है, अयस्कों से गैंग को अलग किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन वंशागुणित सनम में मेंडल का निष्कर्ष का सही क्रम दर्शाता है? कौन सा है? प्रत्येक विशेष 3 जीनों द्वारा नियंत्रित नहीं, 3 नहीं 2 जीन के द्वारा होता है। प्रत्येक विशेषक 1 कारक द्वारा नियंत्रित होता नहीं, प्रत्येक विशेषक 2 कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। 1 गुणसूत्र द्वारा नहीं, 2 गुणसूत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसीलिए 24 का सी, 24 का सी। निम्नलिखित में कौन सा गैस का दाब बढ़ने का परिणाम है? देखिए जब अगर गैस के दाब बढ़ा देंगे तो उसके अंतः जो कण का स्थान है वो कमी हो जाएगा और गैस एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएंगे, गैस एक दूसरे के काफी क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। तो सोचिए कि 25 प्रश्न करने में 30 मिनट का समय लग रहा, इस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये तय है कि प्रयास किया जाएगा कि 75 प्रश्न लगभग 75 मिनट के आसपास में सभी को सॉल्यूशन करके हम निकल जाए। ये तो एक शिफ्ट को छोड़ा गया तब ना, यहाँ आ जाते हैं 3rd शिफ्ट पर और करके ही रुकेंगे। अगर आंसर और सॉल्यूशन उसका नहीं अगर साथ में रखें तो एक शिफ्ट करने में 1 घंटा समय यूट्यूब पर बहुत सारे लोग लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हमें 1 महीना में ही कवर करना है। निम्नलिखित में से किस में रिजु श्रृंखला मतलब सामान्य श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? देखिए हाइड्रोकार्बन के 2 भागों में बांटा जाता है, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? जिसमें 1 बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त में 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड होते हैं। अब ये रिजु श्रृंखला हमेशा सीधी श्रृंखला को कहते हैं। तो ब्यूटेन, एल्केन, C4H10 क्योंकि हो जाएंगे ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 और 10 एल्केन का है, इसीलिए CnH2n, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। तो ब्यूटेन ही है जो रिजु श्रृंखला बनाएगा। कैसे? तो इसका सॉल्यूशन देखो तुम। जैसे आइसोब्यूटेन है जो शाखित श्रृंखला बनाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन है जो भी शाखित श्रृंखला बनाएंगे, 3 मेथिल पेंटीन शाखित श्रृंखला बनाएंगे, जो कि ब्यूटेन ही है जो रिजु श्रृंखला अस्ट्रेथ चैन बनाएगा। इसलिए ब्यूटेन ही यहां पर रिजु श्रृंखला बनाने वाला हाइड्रोकार्बन है। देखिए क्या 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा, किसी मेज पर मंद आघात धीरे धीरे किसी टेबल पर पटक रहे हैं तो उत्पन्न ध्वनि में मृदु होने का क्या कारण है? मतलब ध्वनि एकदम मधुर क्यों आता है? क्योंकि आवृत्ति उसका निम्न होता है? नहीं। तरंगदैर्घ्य लघु होता है? नहीं। ध्वनि की चाल कम होती है? गलत बात। उसका जो आयाम होता है वह छोटा होता है। देखो ध्वनि से संबंधित हम शायद लगाए हैं एक PDF, यह काफी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो देख लीजिए कि ध्वनि की तीव्रता, अगर ध्वनि कब तीव्रता होगा? जब उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करेगा।
प्रश्न पूछ दे, ध्वनि की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है? तो कंपन के आयाम पर। ध्वनि के तारत्व किसके ऊपर निर्भर करता है? तो कंपन की आवृत्ति पर। ध्वनि की गुणवत्ता किसके ऊपर निर्भर करता है? तो तरंग के स्वरूप पर। ध्वनि का चाल किसके ऊपर निर्भर करता है? तो माध्यम और तापमान पर। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य किसके ऊपर निर्भर करता है? तो चाल और आवृत्ति पर। चाल और आवृत्ति पर। इसमें देखिए मंद की बात अगर कही जा रही है तो मंद कहने का मतलब कंपन का आयाम छोटा है, इसलिए ही ध्वनि मंद है। देखिए अगर आयाम को बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि तेज निकलेगा, आयाम को घटा दिया जाए ध्वनि कम निकलेगा। आवृत्ति, आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो तारत्व अधिक और ध्वनि तीखी आवाज निकलेगी। आवृत्ति को कम कर दिया जाए तो तारत्व कम और भारी आवाज निकलेगा। इसलिए यह ध्वनि से संबंधित पॉइंट्स अवश्य याद रखो, ग्रुप डी में अवश्य छपेगा। आ जाओ अगले प्रश्न पे। एकल फसल की खेती के तुलना में, मतलब हमेशा एक ही तरह का फसल एक खेत पर नहीं करते रहना चाहिए। अंतरा समयन किस प्रकार का लाभदायक है? मतलब अगर हम चेंज करके करते रहें तो क्या होता है? तो मिट्टी में उर्वरकता बनी रहेगी, साथ में कुछ बीमारी नहीं धरेगा। कम भूमि की आवश्यकता होती है, गलत बात। पोषक तत्वों की कुशलता पूर्वक उपयोग होता है और रोगों के प्रसार को रोकता है, यही सही है। सिंचाई का कोई मतलब नहीं और श्रम लागत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फसल चेंज कर करके लगाएंगे तो पोषक तत्व बना रहेगा और रोग को रोक के रखेगा। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे के जिंक पर परत चढ़ाया जाता है? उसको गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। उसको गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या होता है? जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्यों? न्यूटन के तीसरे नियम। क्योंकि बंदूक गोली आगे की ओर बढ़ रहा तो वह बंदूक पर पीछे की ओर झटका देता है। वायु प्रतिरोध कोई मतलब नहीं, गुरुत्वाकर्षण का उसमें कोई मतलब नहीं। बंदूक प्रतिच्छेद प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर झटका देती है, इसलिए तो कहा जाता है कि कंधे पे रख के बंदूक को चलाना चाहिए, बैरल का नियम नहीं। तो ऑप्शन 3 सही है। 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न आ जाओ। चंद्रमा पर किसी वस्तु को लेके चले जाओ तो उसका भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, क्यों? क्योंकि उसके जी के मान पर निर्भर है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, ठीक है, इसीलिए तो इसको लगाए हैं कि दनादन एकदम लेके निकल चले जाए। 5 आवेश है विभवांतर, W बराबर गुना कर दो 15 × 5 = 75 जूल। 15 × 5 = 75 जूल। सॉल्यूशन यहाँ किया गया है कि W बराबर क्यू भी, क्यू था 5 और भी थे 15, 15 × 5 = 75 जूल। चलिए जब एक कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो अपक्षेप CaCO3 बनते हैं। यहाँ इसका अभिक्रिया दिया जाता है। चूने का पानी क्या है पहले जो समझो। इसमें जिस तरीके के हम बनाए हैं उसमें अगर आप पूरा समझ लिए तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री आपका मजबूत, ग्रुप डी में नंबर नहीं छूटेगा। चूने के पानी की बात कहा जा रहा था, तो चूने का पानी का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साफ और पारदर्शिता जलीय विलयन को चूने का पानी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अभी देखो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही प्रवाहित किया जाता है तो दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। क्या बनता है? CaCO3, CaCO3 बनता है। कब? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चूने के, यही चूने का पानी हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्या किया जा रहा है, CO2 को प्रवाहित किए जा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में पानी बनता है। अच्छा देखिए अवक्षेप में तो क्या बनेगा? तो अवक्षेप में यही बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, ठीक है, जो कि एक सफेद रंग का होता है। अगले प्रश्न में आए, निम्नलिखित में कौन यौगिक कौन से संतृप्त है? संतृप्त है तो देखिए किसमें सिंगल बॉन्ड है? तो ब्रोमोप्रोपेन, इसलिए संतृप्त कौन हो जाएंगे? ब्रोमोप्रोपेन। देख लीजिए संतृप्त और असंतृप्त किसे कहते हैं वो समझ लो तुम, क्लियर हो जाएगा। वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एक बंधन पाया जाता है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इसमें एल्केन सिर्फ होता है। क्या होता है? एल्केन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्वि बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे असंतृप्त कहते हैं। और यह होता कौन कौन है? एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन। अब यहां देख लो, आइन, प्रोपाइन असंतृप्त हो गया, प्रोपीन तो इन है जुटल, तो
असंतृप्त हो गया। प्रोपेन, एल्केन, इसलिए संतृप्त हो गया। इन, प्रोपीन, इन जुटा हुआ इसलिए असंतृप्त हो गया। इसलिए एल्केन वाला ही सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, एल्केन वाला ही सिर्फ संतृप्त होगा। निम्नलिखित में किसमें अम्लीयता ज्यादा होती है? नींबू के रस जो होते हैं उसमें ज्यादा अम्ल की मात्राएं पाई जाती है। चलिए, m kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, सूत्र पूछ दिया mgh, पहले से जानते हैं। गतिज ऊर्जा पूछता 1/2 mv² लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, mgh लेंगे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन अर्थात m का मान, अगर वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v है तो v/u होंगे। आवर्धन m बराबर v/u, m बराबर v/u। निम्नलिखित में से एटीपी कोशिकांग में एटीपी जनरेट रासायनिक अभिक्रिया है तो पर्याप्त पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसको क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति पादप में होता है। रसधानी, उसके अंदर भरा हुआ रासायनिक द्रव्य होता है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम कहा जाता है। एटीपी तो ये, चलिए ये पता है। चलिए, विद्युत ऊर्जा किसमें संबंध पूछ रहा? विद्युत ऊर्जा अर्थात ऊर्जा, शक्ति और समय। तो ऊर्जा बराबर क्या होते हैं? शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय होता है, शक्ति गुना समय होता। निम्नलिखित में कौन से मानव रोग यौन क्रिया के द्वारा फैलता है? HIV और एड्स, जिसको उपार्जित प्रतिरक्षी न्यूनता संलक्षण कहते हैं। देखिए, ये हिंदी दे करके आपको कंफ्यूज कर दिया। यौन क्रिया के द्वारा रोग फैलता है, ये देखो इसके बारे में यहाँ पढ़ लो। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण क्या होता है? देखिए, ये क्या करा कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण को अंग्रेजी में एड्स कहा जाता है, और यह HIV के कारण होंगे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस नामक रोग से फैलता है। संचलित होने का कारण यह संक्रमण हो जाते हैं, जो कि यौन संक्रमण रोग इसे कहा जाता है। लेकिन प्रश्न तो ऐसे पूछा था जैसे पता ही नहीं चल रहा था। क्या पूछा जा रहा? सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम है? तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता के जीव काफी कम है। इससे देख लो, इस सारणी से सब कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है उत्पादक। सबसे पहले उत्पादक, जैसे हरे पौधे और घास को उत्पादक कहते हैं, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, जो इसको खाता है। तो शाकाहारी जीव हो गए, जैसे हिरन हो गया। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, जो कि छोटा मांसाहारी हो गए, जैसे मेढक और लोमड़ी हो गया। और द्वितीय उपभोक्ता के बाद तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जो शीर्ष मांसाहारी, जैसे बाज और शेर। और यह तृतीय उपभोक्ता मिट्टी में मिल जाता है। तो इसमें पूछा था सबसे कम किसके पास होता है? तो तृतीय उपभोक्ता। जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे ऊर्जा की कमी होती चली जाती है। सबसे कम जो रहता है वह तृतीय उपभोक्ता के पास होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे तेजी से विसरण को, फैलने को दर्शाता है? तो ठोस में ठोस फैलेगा तेजी से, ऐसी गलत है। द्रव में ठोस फैलेगा नहीं। गैस में गैस का फैलना काफी तेजी से विसरण की क्रिया को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होता है? मतलब इसमें कहने का मतलब पूछ रहा कि द्रव का डिफिनेशन ही पूछ दिया। कौन गुण के कारण द्रव के आयतन निश्चित होते हैं और लेकिन उसकी आकृति अनिश्चित होता है? तो देखो, उसको जिस बर्तन में रखा जाता उसका रूप वह ग्रहण कर लेता है, इसीलिए उसके ये बात कही जाती है। जैसे जल द्रव हो गया, अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता, लेकिन इसका आयतन वही बनी रहती है। इस कारण इसे ऐसा बोला जाता है कि उसे जिस बर्तन में हम रखते हैं वह उसी के तरह रूप को ग्रहण कर लेता है। निम्नलिखित में कौन से पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पूर्ण द्वार होता है? तो बायोफिल्म का ऐसा होता है। किसमें होता है? बायोफिल्म का। ये बायोफिल्म क्या है? बायोफिल्म एक ऐसा पौधा है जो अपने पत्तियों के माध्यम से कायिका परिबंधन यानी अलैंगिक जनन करता है। बायोफिल्म में पत्ती के द्वारा नए पौधे निकलते हैं। पर्ण के कोरों पर मुकुलन के मतलब क्या हो गया कि इसके पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे खांचे जो बने होते हैं, उसमें विशेष कलिका के द्वारा मुकुल विकसित होता है और वह एक नए पौधे में बदल जाता है। एक उत्तल दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी 40 मीटर है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस, तो वैसे भी जो एफ होते हैं, आर बराबर F/2 होता है।
तो एफ का मान 40 दिया है तो आर पूछ रहा है तो ये 20 हो जाएंगे। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही रहेगा। चलो 20 के बाद 21 नंबर आओ। HIV का पूर्ण रूप HIV एरोसेल के माध्यम से संचरित होता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऐसे प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में कौन से गैस का एक अभिलक्षण है, तो उसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस के डिफिनेशन ही पूछ दिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष होते हैं क्योंकि उसके पास खुद का DNA और राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए वह भोजन स्वयं बनाता है, अपने स्वयं के प्रोटीन को बनाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष अंग होते हैं कोशिका के अंदर। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू किया अर्थात उसका U0 है और T है 5 सेकेंड और V है जो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो उसका अंतिम वेग, कार का अंतिम वेग क्या है? अच्छा ये त्वरण है, तो A बराबर V माइनस U बटा T। त्वरण 2 डेल है, यहाँ ये 5 है और T कितना है, नहीं ये U0 हो गया, V माइनस U बटा 0 ऐसे लिखो ना, V माइनस U बटा T। T का मतलब 5, 5 दूना 10 हो गए, इसमें एगो 0 है ये है, तो उसका जो अंतिम वेग है वह 10 मीटर प्रति सेकेंड होंगे। चलिए ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली में आसानी से गुजर जाता, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं जाता, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो चयनात्मक होते हैं, कुछ पदार्थ को अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थ को अंदर नहीं जाने देता। ये चयनात्मक पदार्थ का परागमय करता है। तो इस हिसाब से ये 27 तारीख के थे तो 45 मिनट, मतलब हम सही टारगेट दिए हैं कि एक दिन के जो साइंस के प्रश्न है उसको 60 मिनट में अगर इसी तरीके के प्रश्न दिए हुए रहे तो क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अर्थात 1 घंटे में साइंस का जिम्मेवारी आपका हमारे ऊपर रहा कि विज्ञान के जितने भी 101 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, जैसे आज 3 शिफ्टों का कंप्लीट हुआ, 1 शिफ्ट के तो पहले किया हुआ, 2 इसमें है ना, तो कल भी हो जाएंगे 1 दिन का, आज भी। इसीलिए पर डे का अगर हम एक शिफ्ट में इसी तरीके से कंप्लीट के लिए चले तो 1 घंटा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन P/Q क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और कैसा लगा वीडियो आप सब लोग को अवश्य कॉमेंट करके बताना, फिर उसी तरीके से सुधार किए जाएंगे। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, इसी प्रकार लगे रहिए।